देश भर में कोरोना महामारी ने बवाल मचा रखा है। लोग परेशान हैं। लॉकडाउन 4 यानी कि लॉकडाउन की चौथी जो श्रेणी है वो शुरू होने वाली है। इस दौरान बहुत से लोग ऐसे लोगों की मदद के लिए आए हैं जो वास्तव में रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं और इस समय सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कुछ वॉरियर्स मदद के लिए भी आए हैं। ऐसी ही एक वॉरियर हमारे साथ मौजूद हैं, सोनाली जी। उनसे बात करेंगे कि वो ज़रूरतमंदों के लिए क्या कर रही हैं और किस तरीके का प्रयोग कर रही हैं, किस तरीके के प्रयास कर रही हैं, किस तरीके से उन लोगों की मदद कर रही हैं। सोनाली जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू जी। सोनाली जी, जिस तरीके से रोज़ाना कमाने और रोज़ाना खाने वाले लोग सबसे ज़्यादा इस कोरोना महामारी के दौर में लॉकडाउन की समस्या झेल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप जैसे लोग निकल करके आ रहे हैं ऐसे लोगों की मदद के लिए, आप किस तरीके के प्रयास कर रही हैं और किस तरीके से लोगों की मदद कर रही हैं? देखिए, ये जो रोज़ कमाने वाले जो हमारे रोज़मर्रा के लोग हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, जो हमारे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं, ये अब एक बिल्कुल अनजान मुसाफिरों की तरह अपने घरों में वापस जा रहे हैं, जिनके पास 1 रुपया तक नहीं है। ये अपने ही छोटी सी बोरी में जो इनकी सामान अपने सर पे रखे ये पैदल चले ही जा रहे हैं। दिल्ली से झांसी, जम्मू से ग्वालियर, दिल्ली से बंगाल 1500 किलोमीटर। छोटे छोटे बच्चे, कभी हाथ में गर्भवती और हाथ में और बोरा सर पे। उसके पति ने एक और बक्सा उठाया हुआ है और एक और बच्चे को पकड़ा हुआ है। इनके पास ना चप्पल है ना कुछ। धूप कड़क होती ही जा रही है और इनके पास कुछ साधन नहीं है। जो मुझे और चौंकाती है कि बात कि इनको ये पता भी है ये कोरोना क्या है, इनको कुछ पता ही नहीं है। इनकी रोजी रोटी एक दिन बस चली गई, ये जो है लॉकडाउन हो गया और अब ये बिल्कुल अनजान जा रहे हैं। दूसरी बात है कि पैसे बिल्कुल नहीं है, कमाने के साधन बिल्कुल नहीं है और ये बात है कि इनके पास खाना भी नहीं है। तो चलिए फिर सब शुरू हो गए खाना देने, बहुत अच्छा किया, पर वो भी हमारी तरह इंसान है। तो जब मैंने भी ये अपनी मदर के साथ हंगर ड्राइव शुरू किया तो हमने राशन पैकेट्स बनाए, हमने ये किया वो किया, पर हमें भी बहुत सीखने को मिला इनकी ज़रूरतों से। जब इन्होंने अपनी ज़रूरतें मुझे बताई, हर एक चीज़ सबका जवाब नहीं है। किसी को आपने चावल दे दिए, चावल का जब वो जवाब नहीं है, आपने चावल और दाल दे दिया, वो बंदा उसी वक्त वही खा सकता है। किस वक्त आपने दिया है वो सिर्फ एक बंदा खा सकता है। और चावल इनके लिए हेल्दी नहीं है, इनको चाहिए रोटी। ये कह रहे हैं रोटी, ये कह रहे हैं साबुन। एक बंदा जिसके पास एक कमीज और एक पैंट है, वो कह रहा है मुझे वॉशिंग पाउडर दीजिए। किसी ने मुझसे टूथपेस्ट मांगा। ये तो एक बहुत बड़ी बात है इस देश में कि इतने आदमी जिसके पास एक कमीज़ है वो भी अपनी ही सफाई के बारे में सोच रहा है, कोई साबुन मांग रहा है। तो इसी प्रोसेस में मैंने इन लोगों की ज़रूरतें देखी। कई लोगों को राशन देना वो बोझ था, क्योंकि वो राशन का क्या करते। उनको आपने पका हुआ खाना देना है, पर कई लोगों को पका हुआ खाना नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो उसी वक्त पका हुआ खाना वो उसी वक्त खा सकते और एक बंदा खा सकता है। दूसरी बार है, आप जा रहे हैं, किसी ने मुझे कहा मैं 6 बजे खाना देता हूँ, फिर दूसरे दिन 6 बजे। मैंने कहा भैया, पर आप तो 4 बारी खाना खाते, वो भी तो इंसान है, वो बल्कि हट्टा कट्टा इंसान है, वो तो धूप में मर रहा है, वो तो ईंटें उठा रहा है। तो 4 बारी खाना दो। एक तो टाइमिंग भी होना चाहिए, पोषण उनको आप क्या दे रहे हैं। ना चाहने आपके उनकी ज़रूरतें कुछ और हैं और लोग दे कुछ और रहे हैं। जी, जब मैं इस पे निकली, ये जो लोग चल रहे हैं, अरे दिल्ली से बंगाल मजाक नहीं है, ग्वालियर से जम्मू मजाक नहीं है। अगर मैंने इनसे पूछा क्या इंतज़ाम है, कुछ इंतज़ाम नहीं, कुछ पैसे नहीं है, पानी की बोतल नहीं खरीद सकते, साबुन ख़त्म हो गया, टूथपेस्ट ख़त्म हो गया। राशन, उनका राशन तो हमारे लिए बोझ है। हमें उनको बस चाहिए इतना खाना दे दीजिए कि अगले 2 घंटे या 1 दिन इनका गुजर जाए, जो इनकी आसानी से खा सकें, तब तक कोई और उनको मिल जाएगा।
वो वैसे ही कह रहे कि आप मुझे मिली हैं, आगे जाके हमें कोई और मिल जाएगा। पर सोच साच के इनके दीजिए, उनको कुछ हाथ धोने के लिए दीजिए, उनके बच्चे हैं। और दूसरी बात मैं देख रही थी, कोई इनको कोई पानी नहीं दे रहा था, कोई इनको जूस नहीं दे रहा था। भाई डाइजेशन कैसे होगी अगर आप पानी नहीं पिएंगे? तो ये सब सोचने की बातें हैं। तो मैं राशन नहीं दे रही, मैंने मेरे दोस्त और जो मेरे अजीज़ हैं उनके जो भी घरों में रोटियां बनाई हैं, उन्होंने मेरे घरों में रोटियां बनाई हैं, जो पैक्स बनाए हैं 4 के, उसके साथ बिस्किट्स हैं बच्चों के लिए, साबुन है, बिस्किट है, साबुन है, रोटी है, थोड़ी सी चटनी है, थोड़ा सा फल है, जूस है, थोड़ा सा दूध है। ये 2 लोगों के खाने के लिए, 4 लोगों के लिए, 1 दिन के लिए, और बच्चों के लिए स्पेशली। यानी कि आप ये भी ख्याल रख रही हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र लोग कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं रोड पे, तो जाहिर सी बात है उनके जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और ज़रूरतें हैं, जैसे कि सूखा खाना लेकर के तो एक तरीके से बोझ ढोने जैसा हो गया, तो वो सब चीज़ें ना करनी पड़े। वो सूखा खाना अगर आपको आप दे रहे हैं राशन, तो वो कहाँ पकाएंगे? उनके पास कुछ है नहीं, तो उनको दीजिए, वो खा सकते हैं। और दूसरी बात, वो रोटी मांग ले, चावल नहीं मांग रहे। आप देख रहे हैं मेरे इंटरव्यू में कि चावल खा खा के हमारी तबीयत ख़राब हो चुकी है, और इनको चाहिए रोटी। रोटी खाने वाले लोग हैं। और अगर आप उनको पैक्ड फूड दे रहे हैं, आप वक्त देखिए किस समय दे रहे हैं, क्योंकि वो कैसे उठाएंगे आगे। और इतना दे रहे हैं जो एक बंदा खा सके, और उनके पास 4 बच्चे उनको देख रहे हैं। तो आप सोच साच के दीजिए कि एक परिवार के लिए सब कुछ है, एक चाहे 12 घंटे या उस सब कुछ है, प्लीज़। सोनाली जी, ये जो प्रेरणा है आपको किस तरीके से मिली? कहाँ से आपको लगा कि आप लोगों को भी इस तरीके की मदद करनी चाहिए, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या फिर कहें कि अपने घरों को जा रहे हैं वापस? देखिए, मुझे भी काफ़ी ज़िंदगी में जब किसी को भूख लगती है, बहुत ठेस पहुंचती है, भूख से इक्विवेलेंट मुझे भी अपने लेवल पे भी ठेस पहुंची है। इसलिए मैं जब इनको देखती हूँ कि भाई हमें देखते हैं गाड़ी में जाते हुए, इतनी धूप में, एयर कंडीशन कार में, हम कई लोगों को देखते भी नहीं हैं, और ये दिन गुजर जाते हैं, इनको खाना नहीं मिलता। कभी कभी वो छोटी लड़कियां कहती हैं, दीदी पानी, दीदी पैसे मत दो, दीदी पानी दे दो। अब आप सोचिए कि इतनी सी बोतल से पानी, इतनी खुश हो जाती है कि उसकी खुशी वही खुशी है जैसे कि पता नहीं किसी आदमी ने कोई आर्म्स डील कर दी हो। वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी बोतल से इतनी आर्म्स डील किसी की हो जाती है कि वाह भाई, हम व्हाटएवर, मैं जो ज़्यादा कहना नहीं चाहती। पर हम कॉन्शियसली ऐसे कैसे कब तक चल कर सके? हमारी भी भूखें, हमारी भी नीड्स हैं। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो सोचने का वक्त, ज़िंदगी इतनी आगे जा रही, इतनी तेज़ दौड़ रही थी, किसी को सोचने का वक्त नहीं मिला। हम घर पे ऐसी हवा पड़ी कि दुनिया ही बिल्कुल बंद हो गई कि क्या करें। और फिर हमने अपने कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे थे और किस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे थे। और फिर मैं इस जर्नी पे शुरू हो गई। सोनाली जी, वैसे तो जो भी व्यवस्था है, सवाल उठाया जाना ठीक नहीं रहता है। सरकारें क्या कर रही हैं, वो अपने स्तर पर कर रही हैं, जाहिर सी बात है। पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं आप ये तो मानती हैं कि समाज के लोगों को, जो सक्षम लोग हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, चाहे इसी तरीके की दूसरी व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। और इस तरीके के लोग जो पैदल जी देखिए, मैंने तो इनसे बात की। इन्होंने जब कहा दीदी साबुन, दीदी कपड़े धोने, दीदी पानी, दीदी टूथपेस्ट, दीदी सैनिटरी नैपकिन, वो कह रहे हैं आपको क्या ज़रूरत है। तो जब मेरे इंटरव्यूज़ में देखेंगे, मैंने कहा दीदी बताइए आपको क्या ज़रूरत है। दीदी हमें साधन चाहिए, हमें यहाँ से कोई बॉर्डर पर ले जाए, वहाँ से कोई और बॉर्डर ले, हमें साधन, सब साधन मांग रहे हैं। खाना तो इनको मिलता ही जा रहा है, किसी के पास इतना था, कह रहा था कि मेरे पास तो इतना खाना है, पर साधन दीजिए। अब ये साधन का ये सलूशन है कि देखिए, अब राजनीति जो आपने कहा, लोगों के पास पावर तो है इस देश में, मुफ्त में तो कोई पॉलिटिशियन बना नहीं है, प्रॉफिटेबल कंट्री तो है। डीटीसी आपकी सारी बसेस खड़ी हुई हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, आपके मिनिस्टर भी सब अपनी अपनी जगह हैं। तो आपने अगर मिनिस्टर्स को अपनी स्टेट रन
करने की अनुमति दे रखी है, तो आप उनको कहिए कि देखिए आपके स्टेट्स में कंपनीज़ होंगी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़। अब दिल्ली से जैसे कि अब ये जो 4 बच्चे जा रहे थे ग्वालियर से जम्मू, अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, जम्मू जाना है तो वहाँ पे तो ठीक है, आप बसेस की लाइन लगाइए। ये बस जा रही है बिहार, ये बस जा रही है एमपी, ये बस जा रही है उड़ीसा, ये बस जा रही है कश्मीर, ये बस जा रही है पंजाब। आप अपने मिनिस्टर्स को, अपने स्टेट के ट्रांसपोर्ट ओनर्स को बताइए मुझे चाहिए इतनी बसेस, आप उनको भेजिए दिल्ली, उन पे लेबल लिखिए पंजाब, ये पंजाब की, उन पे लेबल लिखिए उड़ीसा, ये आप उस वही 10 बसेस पे लिखिए तमिलनाडु, उनको खड़ा करिए और सारे माइग्रेंट, ये आपकी बस आपकी स्टेट में जा रही है, आप चढ़िए, जितने चढ़ सकते हैं विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, और उनको आप ले जाइए। बस सिंपल, नो कमिटीज़, नो परमिशंस इन्वॉल्व्ड, दिस शुड बी अ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, रूट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज आई मीन ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होना चाहिए। और प्लीज़ मेरी अपील है हर चीफ मिनिस्टर से कि आपके पास सब ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, आप प्लीज़ 10 बसेस, 20 बसेस, डीटीसी की जो बसेस खड़ी हुई हैं उनको प्लीज़ जगाइए और लाइन लगाइए और सब पे स्टेट्स पे नाम लिखिए और इनको जहाँ तक आप ले जा सकते हैं ले जाइए, बिकॉज आप इनकी इंटेलिजेंस और इंटुइशन प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये बहुत इंट्यूटिव और इंटेलिजेंट लोग हैं, ये अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, यहाँ से यहाँ के ट्रक पर चढ़ जाएंगे। और आपको खुश होना चाहिए कि ये एक्चुअली काफ़ी सहमे हुए लोग हैं। आधे लोगों को तो पता भी नहीं भाई ये कोरोना है क्या, ये कहाँ से आई है, इसकी क्या क्योर है, क्या करना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाएं, विटामिन सी ले, नींबू पानी ले सुबह, छोटे छोटे इनके नुस्खे बताएं कैसे सर्वाइव करें। अब कल ये डॉक्टर ब्राइट जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, ये कल कैपिटल हिल पे इंटरव्यू ले रहे थे, जो अब इनसे ये सवाल पूछे जा रहे थे कि ये वैक्सीन कब आएगी, उन्होंने कह दिया अभी नहीं आ रही। और ये काफ़ी है, बहुत ज़रूरत, इनकी इम्प्लीमेंट्स क्या है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये कैसी डिस्ट्रीब्यूट होगी, उससे ये सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं कि वैक्सीन पहले आना, पहले किस किस को दी जा सकती है, कौन इस पे किस पे इफ़ेक्टिव हो सकता है, पहले ये बननी, अभी ये 2 साल दूर है। अगर आपने इनसे लॉकडाउन कराया, इनकी रोज़ी रोटी छीनी है, तो इनको आपको वैक्सीन अब आप कैसे देंगे जी? इनको घर पहुंचाइए और इनकी एजुकेशन कराइए अगर आप कोरोना बचाना है, और आगे इनकी वैक्सीनेशन का सोचिए प्लीज़। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आगे आपकी क्या योजना है? अभी तक जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है सरकारों के स्तर पर या अधिकारियों के स्तर पर कि वो केवल ट्विटर हैंडल पे जाते हैं, ट्वीट करते हैं और उसके बाद अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने तो सूचना दे दी। लेकिन ये जो तबका है जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वही ट्विटर का यूज़ नहीं करता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं पड़ता है। तो मैंने आपको कहा इन लोगों को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, भाई लॉकडाउन क्यों हुआ, क्या है कोरोना, क्यों भेज रहे हैं घर, इनके पास व्यवस्था नहीं है खबर देखने के लिए, कोई इनको बताने को नहीं है, बस चले ही जा रहे हैं भूखे बेचारे, कुछ इनको खबर ही नहीं है। अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह आदों के पास पहने, उनको पता भी नहीं क्यों पहना दिया किसी ने। सोशल डिस्टेंसिंग क्या बात कर रहे हैं, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग? आप मेरे वीडियोज़ देखिए जो मैंने लिए हैं, इनको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे? गर्भवती औरत जो उसका हस्बैंड उसके पति उसको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, वो बच्चा चल नहीं पा रहा, वो उसको पकड़ा हुआ है, एक और बच्चा उसको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग? बूढ़ी माँ चल रही है, उसको उठा के चला रहे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग? एक अकेला आदमी जो पूरी तरह अंधा है, उसको बस उसकी मदद कर रहे हैं कि भाई इसको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता झांसी उसको भी ले जा रहे हैं। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भैया? चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे किसी और शख्सियत को लेकर के। तब तक के लिए हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।